चैनल 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। आज भराड़ीसैंण में बैठक कर और कार्यशाला में करेंगे प्रतिभाग। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की भी करेंगे बैठक। भू कानून को लेकर भी सीएम करेंगे बैठक। विषय विशेषज्ञ महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान गैरसैंण में वो बैठकें भी करने वाले हैं। कई तरह की कार्यशाला में भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण में बैठक और कार्यशाला में भी प्रतिभाग करेंगे। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक सिंह धामी। इसी के साथ ही भू कानून को लेकर भी सीएम बैठक करने वाले हैं। विषय विशेषज्ञ महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भी आज उनके बीच भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भराड़ीसैंण में आज बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचेंगे और चमोली में जो है के बाद वो भराड़ीसैंण में दो बैठक होनी है। उन बैठकों में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले जो है वो ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक होगी। उस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और पलायन आयोग को लेकर किस तरीके की स्थिति फिलहाल है, किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, पलायन को लेकर क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ तकनीकी जो है निकाली जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और किस तरीके से पलायन पर रोक लगाई जाए, किस तरीके से रिवर्स पलायन पर जोर दिया जाए। रिवर्स पलायन क्या कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि रिवर्स पलायन बढ़े और पलायन जो है वो कम हो। पहाड़ों से लगातार जिस तरीके से पलायन हो रहा है, तो इसको लेकर बैठक होगी और बैठक समीक्षा बैठक भी एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल पलायन आयोग के द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण में ही जो है बैठक, जो भू कानून को लेकर भी एक बैठक होनी है, उस बैठक में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहेंगी, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी जो भू कानून को लेकर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रही है, किस तरीके के जो है उसमें प्रावधान होने हैं भू कानून को लेकर। तो उसकी भी बैठक आज होनी है और भराड़ीसैंण में ही वो भी बैठक होगी। और इसी के साथ साथ ही बैठक में जो तमाम समीक्षा भी होगी किस तरीके के कार्य हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि बजट सत्र में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आने वाला जो बजट सत्र होगा, जो फरवरी और मार्च माह में जो है, फरवरी के लास्ट या मार्च के शुरू में ही जो है होने वाला है, क्योंकि हर 6 महीने बाद बजट सत्र होता है, तो उसमें भू कानून को लेकर जो है विधेयक लाया जा सकता है, भू कानून को लेकर जो है चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से उसकी बैठक भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें भी प्रतिभाग करेंगे, उसकी बैठक होगी। और भू कानून को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और लगातार प्रदेशवासी ये मांग कर रहे हैं कि भू कानून और मूल निवास 1950 वो लागू होना चाहिए। हालांकि भू कानून को लेकर जो है बैठक लगातार हो रही है और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी भी लगातार कार्य कर रही है और लगातार जो है अपनी रिपोर्ट बना रही है। और ऐसे में आज बैठक है और बैठक के बाद तमाम चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि भू कानून को लेकर आगे क्या रुख सरकार का रहने वाला है। और इसी के साथ की जो बैठक होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें भी पहुंचेंगे। उसके बाद पलायन को लेकर क्या कुछ आगे किया जाता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम आगे उठाए जाते हैं। रिवर्स पलायन जो बढ़े, युवा जो पलायन करके अन्य राज्यों में गए हैं, जो इन्होंने मैदानों में पलायन किया है, वो किस तरीके से दोबारा अपने गांव वापस लौटें, गांव में किस तरीके से वहां पर रोजगार उत्पन्न हो, नए नए स्टार्टअप्स युवाओं को खोलने के अवसर मिले, इसको लेकर लगातार सरकार कार्य भी कर रही है। और ऐसे में आने वाले समय में अब पलायन रोकने को लेकर क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है बैठक खत्म होने के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ पूरा रहा है और किस तरीके से आगे जो है कार्य वो होने हैं। अरुण, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी इस दौरान मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में इस बैठक को क्यों कर रहे हैं? इसका क्या देने की कोशिश की जा रही है?
जी विशाल, देखिए जिस तरीके से महिला सहायता समूह से भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहाँ मिलने का कार्यक्रम है, और ऐसे में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको लेकर भी जो है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं और लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसे कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उठाए भी जा रहे हैं, और ऐसे तमाम जो है स्टार्टअप्स या योजनाएं भी महिलाओं के लिए जो है वो चलाई जा रही हैं, जिससे कि महिलाओं को भी जो है वो आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन ऐसे में जहाँ तक बात गैरसैंण के भराड़ी शहर में करने की, ये तमाम जो बैठक है उसे करने की जहाँ तक बात है, तो ऐसे में जिस तरीके से, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और भू कानून के साथ साथ एक मांग ये भी है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी जो है वो बनाया जाए, और लगातार लंबे समय से ये मांग चल रही है। और जो राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, राज्य को अलग बनाने की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो इस शुरुआत थी कि गैरसैंण जो है राजधानी बने उत्तराखंड की। तो ऐसे में लेकिन वो हालांकि अस्थायी राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, तो ऐसे में लेकिन गैरसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से, क्योंकि गैरसैंण में कार्य नहीं होता और उस तरीके से लगातार इसको लेकर विपक्षी दल भी सवाल खड़े करता है और कई प्रदेशवासी भी जो है इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर वहाँ से जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है तो वहाँ से कार्य क्यों नहीं होते हैं, कुछ बैठकें हों या कुछ कार्य ऐसे वहाँ से हों। तो एक यही संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो सकता है कि देने की कोशिश कर रहे हो कि गैरसैंण को लेकर भी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, और गैरसैंण को में आगे वाले समय में कार्य भी हो सकते हैं, और वहाँ से हो सकता है कि 6 महीने के लिए जो है वहाँ से सरकार भी चले। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे डीएम बैठक करके कुछ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक संदेश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देना चाहते हैं। और जब बजट सत्र अभी जो सत्र हुआ था, मानसून सत्र गैरसैंण भराड़ी शहर में, तो तब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जिक्र किया था, और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो गैरसैंण में देखने को मिलेगी। यहाँ से कहीं कार्य भी होंगे, सरकार भी, कई अधिकारी भी यहाँ पर, उनकी भी कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे भी, ताकि यहाँ से भी कार्य चलता रहे। और आने वाले समय में 6 महीने के लिए सरकार चलाने को लेकर भी सरकार हो सकता है कि इसको लेकर आगे सोचा जाए। तो यही एक संदेश जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ से देने की जो है वो कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम योगी की आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां। महाराष्ट्र में आज सीएम योगी करेंगे 3 रैलियां। सीएम योगी कारजा में करेंगे रैली, सीएम योगी ठाणे में दोपहर 3 बजे रैली करेंगे, और शाम 4:30 बजे मीरा भाईदर में सीएम योगी रैली करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 बैठकें करने जा रहे हैं, जहां पर तीनों रैलियों को भी संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र में उनका दौरा है और ताबड़तोड़ रैलियां भी लगाई गई हैं। 3 रैलियों में वो शिरकत भी करेंगे। इस दौरान कारंजा में रैली करने जा रहे हैं और ठाणे में भी दोपहर 3 बजे रैली करेंगे। इसी के साथ ही मीरा भाईंदर में भी सीएम योगी आज रैली करेंगे और बड़ी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस तरह की तैयारियां अभी हैं प्रदीप, और क्या माने, क्योंकि थ्रेड पहले भी मिले थे और मुख्यमंत्री योगी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां लगाई गई हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र चुनाव की वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड है। मीरा भाईंदर की बात कर लें, नौशेरा की बात कर लें, या फिर भाईखल्ला की बात कर लें, वेस्ट मुंबई की बात कर लें, नवी मुंबई की बात कर लें, ये ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पर उत्तर भारत के बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर सबसे हॉट सीट जो है माहिम की, पश्चिमी माहिम की जो सीट है वो मानी जा रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कोलैबोरेशन में शिंदे गुट, वहाँ से एक प्रत्याशी को खड़ा किया गया, सामंत हैं, और उनके जो सामने हैं वो राज ठाकरे के बेटे खड़े हुए हैं, और उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से 2-3 पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे योगी। इसके अलावा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलेंगे, और सबसे अंत में वो उनका जो है उनकी जनसभा भी होगी, और उसके बाद फिर वो वापस उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें विशाल, तो निश्चित रूप से तैयारियां बहुत ही प्रबंध हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, त्रि सुरक्षा व्यवस्था होती है। और इसी क्रम में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो स्थानीय प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार, जो निर्वाचन आयोग है उसके प्रोटोकॉल के अनुसार सारे प्रोटोकॉल मिले हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और इन रैलियों का एक जो मायने है वो भी निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचार किया है तो 3 नेताओं ने प्रचार किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम की ड्यूटी भी महाराष्ट्र चुनाव में लगाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिक मीटिंग करने वाले सीएम योगी हैं। और सीएम योगी के जिस तरह से हमने हरियाणा में उनकी बढ़त देखी थी, हरियाणा में उनके भाषणों का जादू चला था, उसी जादू पर काम करते हुए संगठन ने योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी जो है महाराष्ट्र में लगाई हुई है। तो ऐसे में क्या माने कि योगी के पहुंचने से किस तरह का माहौल नजर आता है अन्य राज्यों में? सर योगी आदित्यनाथ की बात करें, हिंदू चेहरा है, हिंदू फायरब्रांड हिंदू नेता माने जाते हैं। और अभी जो उनका एक बयान है वो काफी सुर्खियों में, यहाँ से लेके विदेश तक कटेंगे तो बटेंगे, इस बयान को, इस नारे को लोग बुलंद कर रहे हैं, इससे अपने आप को लोग रिलेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट करके जो है एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। क्योंकि देखिए हरियाणा में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उम्मीद नहीं थी किसी को किस तरह के रिजल्ट आएंगे। और वही क्रम में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र पूरा बिखरा हुआ है, बीजेपी के हाथ से निकला हुआ प्रदेश है, और अगर वहां पर मेहनत इनकी रंग लाती है तो निश्चित रूप से इनकी सरकार भी बनेगी। और योगी आदित्यनाथ के ये जितने भी जनसभाएं हो रही हैं इसका एक मानक भी निकल सामने आएगा। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरठ से बड़ी खबर, भीषण कोहरे के साथ ही सर्दी ने दी दस्तक। सुबह 7 बजे भी सड़कों पर दिखाई दिया घना कोहरा। सर्दी का आगाज होते ही पहली बार घना कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालक लाइट जलाकर चला रहे हैं गाड़ियां। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी हुई है कम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्दियों की दस्तक हो गई है और ऐसे में वाहन चालकों को लाइट जलाकर अब चलना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो गई है, दिखना कम हो गया है और भीषण कोहरा लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे भी सड़कों पर दिखाई दे रहा था घना कोहरा। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, किस तरह की अभी दिक्कतें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि घना कोहरा भी छाया हुआ है, ऐसे में क्या माने, क्या सर्दी ने दस्तक दे दी है? बिल्कुल, आज सर्दी के मौसम का पहला कोहरा था, जो घना कोहरा सड़कों पर देखने को मिला है। अभी तक भी यहाँ पर कोहरा नहीं छटा है। सुबह 7 बजे का समय था, सड़कों पर इस कदर कोहरा छाया हुआ था कि वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट जलानी पड़ी और धीमी गति से वाहन को चलाते हुए वाहन चालक भी दिखाई दिए। नौनिहाल जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से एकदम सर्दी ने दस्तक दी है। और आज कड़ाके की सर्दी के साथ साथ पहला मौसम का कोहरा भी पड़ गया। हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाली 15 तारीख के बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी और कोहरा भी अधिक पड़ेगा। फिलहाल आज जो देखने को मिला है कि चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके चलते आज ये कोहरा पड़ा है। कोहरे की वजह से ही आज वाहन चालकों को जब वाहन चलाने में दिक्कत हुई तो वही नौनिहाल जो स्कूल जा रहे थे उनको भी काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। जी, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि विजिबिलिटी तो वो कमी हो गई है, लेकिन अगर एक्सीडेंट के मामले में परिवहन विभाग कुछ अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है ऐसे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यातायात पुलिस की तरफ से हर बार जो है यहाँ पर वाहन चालकों के लिए जो टेप होती हैं उनको लगाया जाता है ताकि दूर से ही वाहन को देखा जा सके। इसी के लिए वाहन चालकों को जो धीमी गति से वाहन चलाने के लिए भी अनुमति उनको बोली गई है। वाहन चलाएं, धीमी गति से चलाएं ताकि सड़क हादसे ना हो। तो वहीं हम अगर बीमारी की बात करें तो जिस तरह से एकदम सर्दी ने दस्तक दी है, उससे कहीं ना कहीं जो सांस के रोगी हैं, दमे के रोगी हैं, उनको भी अब खतरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। डॉक्टर्स का भी साफ तौर पर कहना है कि अस्थमा के रोगी और हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी रोगी हैं वो इस कड़ाके की सर्दी से बचते नजर आए। वो कोहरे में बाहर टहलने के लिए भी ना निकले। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो एक कोहरा है ये लोगों के लिए मुसीबत भी है और सर्दी की दस्तक भी है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
मीरापुर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच खाई बढ़ाने का काम किया है। हिंदू को तकलीफ मुसलमान आगे आए और अगर मुसलमान को तकलीफ हो तो हिंदू आगे आए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती थी जिसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। इकरा हसन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के इशारे पर ही सपा के जनप्रतिनिधियों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, चुनाव तो एक तरफा हम जीत रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत भावुक थी जब मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही चुनाव हमने 2022 में कैराना में लड़ा था जैसा यहाँ लड़ा जा रहा है। तो 9 सीटों पर चुनाव है, पर अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज़रूरी लगा तो वो इस सीट पे लगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जीती हुई सीट को छीना गया है और अब हमारी भाभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इतनी हिम्मत दिखाकर वो चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत तो निश्चित है इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी होने वाले चुनाव से पहले यूपी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीरापुर विधानसभा में माहौल बनाया। इसके बाद कुंदर की विधानसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और उम्मीदवारों के लिए समर्थन भी मांगा। तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने यूपी में भी प्रचार प्रसार किया है। उपचुनाव से पहले यूपी पहुंचे थे और इस दौरान कुंदर की विधानसभा में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया है। साथ ही उम्मीदवारों के पक्ष में भी उन्होंने समर्थन मांगा है। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से ओवैसी भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या माने किस तरह की तैयारियां दिखाई देती हैं और कैसा माहौल बनता हुआ नजर आता है यूपी में? देखिए, किसी का बहुत ज्यादा जादू नहीं चल पाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो पटेल जो पल्लवी पटेल है उनके पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में है और 2 सीटों पर वो चुनाव पार्टी लड़ रही है, तो निश्चित रूप से जो कॉम्बिनेशन है उसको साथ रखते हैं, जातिगत समीकरण को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई ऐसा बहुत बड़ा जो है फहरिस्त नहीं बनने वाला है, ना ही कोई बहुत ज्यादा प्रभाव जो है ओवैसी का इधर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। हाँ, ये है कि जनाधार जुटाने की कोशिश निरंतर ओवैसी करते हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी होती है, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाती है। और यही कारण है कि अगर हम आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा मेहनत ओवैसी ने किया था, लेकिन वहां से उनके मनमाफिक रिजल्ट नहीं आए थे। और वही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हम बहुत ज्यादा गंभीरता से ओवैसी को नहीं ले सकते, क्योंकि अभी उनका जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। जो उनकी दूसरी पार्टी है, मतलब जिससे आप वो कोलैबोरेशन में है, वो 1 साल पुरानी पार्टी है, पल्लवी पटेल की पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी अलग हुई है। निश्चित रूप से ये लोग जो है समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बलिया में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएम योगी के गेरुआ वस्त्र को लेकर दिए गए विवादित बयान पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने गेरुआ वस्त्र को भारत का आध्यात्मिक वस्त्र करार देते हुए कहा है कि गेरुआ वस्त्र का स्थान सर्वोच्च है और गेरुआ सबकी शान भी है। इस शान के खिलाफ में कोई बोलता है तो देश के खिलाफ में बोलता है। साथ ही उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके जमाने में चारों आयोगों को हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया था। अखिलेश यादव ने एक अपराधी को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। वे इस बारे में कुछ बोलने का हक नहीं रखते हैं। पौराणिक काल से लगता है, बलिया का गौरव है। देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और जिसका पुराणों में वर्णन है, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद भृगु बाबा के लोग जो है दर्शन करते हैं। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसके बाद से मेला का आम जन के लिए प्रारंभ होता है। हमें समय से, क्योंकि यह हमारे स्मृति से जुड़ा हुआ क्या समय क्या दिया गया था? 4 बजे। क्या टाइम हो रहा है अभी? 8 बज गया है। तो आपने पूजा कर दी? पूजा कर दी है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद पूजा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, समय से पूजा कर दी है ना। ये लोग धर्म के नाम पर जो देश को बेचते हैं, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं।
जनपद बलिया में ददरी मेले का आयोजन किया जाता है और ये ऐतिहासिक मेला है और अभी आज इसकी जो है भूमि पूजन इसका किया गया है। आज इसका भूमि पूजन के साथ ही शुभारंभ हो गया है और ये 10 दिसंबर ला चलेगा और ये यहाँ की संस्कृति को और कला को, यहाँ के इतिहास को, सभी को ये मेला जो है यहाँ पर दर्शाता है और मेले में मनोरंजन के जो झूले वगैरह है वो सभी चीज़ यहाँ एक अस्थायी थाना बनाया गया जिसका एक मेला प्रभारी नियुक्त किया जो कि इंस्पेक्टरेट का, उसके अंदर में 6 चौकियों की स्थापना की गई है जहाँ पर सब इंस्पेक्टर रूप के चौकी प्रभारी के रखे गए हैं। इसके अलावा कार्तिक मेला के लिए हमने 6 जोन में बांट दिया है, इसमें 6 CO यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर 18 की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 1000 से अधिक की फोर्स यहाँ पर मेलार्थियों की सुरक्षा के लिए लगाई गई। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के बाद एक बार फिर से नेम प्लेट का मामला गर्मा गया है। यशवीर महाराज ने एक बार फिर से मुजफ्फरनगर प्रशासन के सामने नेम प्लेट के मामले को बड़े ही जोरों से उठाया है। बता दें कि यशवीर महाराज ने कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मामला उठाया था और प्रशासन को हर एक प्रतिष्ठान पर प्रतिष्ठान स्वामी का नाम लिखवाने की मांग की थी, जिस पर कावड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों पर प्रतिष्ठान स्वामियों के नाम भी लिखवाए थे, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रतिष्ठानों से नेम प्लेट को हटवा दिया गया था। यही गंगा घाट पे। महाराज जी पहुंचे, आधार कार्ड चेक किया आप लोगों ने? हाँ जी। क्या कहेंगे इसके लेके? उसका नाम देखते हैं, ये जैसे ID कोई वैसा वो तो नहीं है अपना। हाँ जी हाँ। तो आप लोग खुश से कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम है। तो ये हर बिरादरी का नाम होना चाहिए अपना, जैसे नाम हो कुछ भी हो। आप लोगों को नहीं, ये तो बढ़िया चीज है जी। ये हिंदू मुस्लिम का वो चल रहा ना, कहने लगे घाट पे कोई मुस्लिम की दुकान ना हो, ऐसा कोई उल्टा सीधा काम ना हो, इसलिए पहुंचे महाराज जी। बहुत अच्छा अभियान है महाराज जी का, इसका हम फुल सहयोग करेंगे और आप और दूसरों को सही शिक्षा देंगे। महाराज जी ने आधार कार्ड चेक किया है और सब लोगों को देखा क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। कावड़ मेले के बाद एक बार फिर नेम प्लेट मुद्दा मुजफ्फरनगर में छाया हुआ है। सुकरताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां गंगा स्नान मेला है। वहीं पर जो है यशवीर महाराज पहुंचे और उन्होंने यशवीर महाराज ने पहुंचकर सभी जो दुकानदार हैं, जो दुकान लगाने वाले जो लोग हैं, उनके आधार कार्ड चेक किए और उनके जो है प्रतिष्ठान दुकानों पर बाकायदा नेम प्लेट भी लगाई गई है। कावड़ मेले के बाद एक बार फिर से जो है नेम प्लेट का मुद्दा मुजफ्फरनगर में छाया हुआ है। यही नहीं, यशवीर महाराज द्वारा अपने 500 लोगों की टोली भी इस मेले में लगाई गई है, जो बाकायदा दुकानदारों के आधार कार्ड चेक कर रही है कि कहीं कोई सामान बेचने वाला मुस्लिम व्यक्ति तो नहीं है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।